वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। संविधान क्यों और कैसा, ये आपका हम चैप्टर करा रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, जैसे संविधान क्या है, संविधान के प्रकार, हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है संविधान की, और संविधान सभा के बारे में हमने जाना था। आज की इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और संविधान को और उसके बारे में जानेंगे कि संविधान कैसे बना, क्या चीजें हैं संविधान के अंदर। तो अगर आपने क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल या ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर इस लिंक से ज्वाइन ना हो पाए तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं क्लास 11 1 2 3 4, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं वहां से। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। आगे चलते हैं, जानते हैं संविधान के बारे में और चीजें। लेकिन देखिए, आपकी जो चैप्टर 1 है उसके अंदर एक संविधान के बारे में जिक्र किया गया है, वो है नेपाल का संविधान। नेपाल के संविधान को बनने बनने में बहुत सारी कठिनाई आई थी। इसका विवाद रहा था, बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे कि नेपाल के संविधान में ऐसा क्या हुआ था, क्या परेशानियां आई थी इसको बनने में। देखिए, नेपाल में जो पहले था राजतंत्र था, ठीक है। राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन। यहाँ पे राजतंत्र था और धीरे-धीरे देखिए, संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमें नेपाल का संविधान से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनते हैं। ये आपके डेट दे रखे 1948 में, 1951, 59 में, 62 में और 90 में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 5 बार संविधान बनने की कोशिश हुई है नेपाल की। लेकिन क्या है, इसमें ये सफलता नहीं पा पाते। क्यों? यहाँ पे एक राजा था, राजतंत्र था यहाँ पे, तो राजा था और राजा के अंदर ही ये सारे संविधान बने थे और राजा नरेश कहा जाता था उसको। तो उन्हीं के अंडर ही ये संविधान बने थे। और देखिए, जहाँ पे संविधान भी राजा के अंडर बन रहा है तो जाहिर सी बात है राजा की शक्तियां राजा के पास होगी, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे जो है लोग जो है वो मानने लग जाते हैं कि सही शासन नहीं हो रहा है। एक तरह से ये कहिए कि गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे लोग वहाँ के, ठीक है। जहाँ पे जो है चुनाव हो, चुनाव से राजा चुना, मतलब प्रधानमंत्री चुना जाए, ये सारी चीजें जो है लोग मांग कर रहे थे। लेकिन क्या है कि राजा वहाँ का जो था, राजा नरेश, वो नहीं चाह रहा था कि जो है यहाँ पे राजतंत्र को हटाया जाए, ठीक है। तो कई बार जो है राजा ने संविधान में लोगों ने नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने के, नेपाल में कुछ ऐसे समूह थे जो राजतंत्र नामक संस्था यानी राजा का तंत्र था उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते थे और नेपाल में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। लेकिन और कुछ भी लोग थे, वो कहते थे कि राजतंत्र तो हो लेकिन राजा की शक्तियां जो है वो कम हो, यानी राजा की शक्तियां जो है सीमित कर दिया जाए। कुछ ऐसे लोग भी थे सोचने वाले। लेकिन ऐसा क्या होता है, फिर 2002 में ऐसा टाइम आता है कि राजा खुद जो है सारी शक्तियां जो है अपने हाथ में ले लेता है, यानी स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ पे राजा ने अक्टूबर 2002 में सारी शक्तियां जो है अपने हाथ में ले ली। अब देखिए, इसके बीच में जो मैंने आपको बताया, इसके बीच में काफी सारे आंदोलन चले लोगों के और इसमें जो है धीरे-धीरे राजा को विवश होना पड़ा। लेकिन ये राजा फिर भी नहीं छोड़ता है। धीरे-धीरे ये 2002 आते-आते ये अपनी सारी शक्तियाँ जो है अपने हाथ में ले लेता है। एक पार्टी आती है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? यहाँ इनके जो लोग थे, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में ये सबसे आगे थे। ये एक पार्टी थी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, और जनता द्वारा चुनी गई थी, ठीक है ये। और इनके पास क्या था, ये सबसे आगे थे कि नेपाल में क्या हो, लोकतंत्र हो, एक तरह से संविधान हो, ठीक है, गणतांत्रिक सरकार हो। तो यहाँ पे ये सबसे आगे थे, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी लोग थे जो जनता द्वारा चुने गए थे, ये संघर्ष कर रहे थे। और अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के कारण के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। यानी जो आंदोलन कर रहे थे उनको जो चाहिए था जैसी सरकार, उसके आगे राजा को झुकना पड़ा। तो ये सारी चीजें, और लास्ट जब बनता है संविधान, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस सरकार ने राजा की लगभग सारी शक्तियां छीन ली होती है और 2008 में नेपाल ने
राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन इनका जो संविधान है अंततः नेपाल ने 2015 में नए जो संविधान है उसको अपनाते हैं ये 2015 में। तो ऐसी कहानी थी नेपाल में, जैसे राजा का शासन था, कई बार संविधान बनाए गए, लेकिन वो था राजा नरेश उनका नाम था, जो खुद ही उन्हीं के अंडर ही जो है ये बना हुआ था, जिसके कारण जो है वो अपने आप को सारी शक्तियां, तो जो बना रहा है वो तो अपने पास ही रखेगा, तो राजा बना रहा था, राजा की भूमिका थी इसमें। लेकिन धीरे धीरे वहां के जो लोग थे बहुत ज्यादा आंदोलन करने लग जाते हैं, और आंदोलन को देखते हुए फिर 2002 का टाइम आता है, तो राजा अपनी सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। फिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आती है, जो जनता द्वारा चुनी गई होती है, और ये सबसे आगे होते हैं नेपाल में जो है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना में। और धीरे धीरे 2008 में जो है दबाव आ जाता है राजा के ऊपर, आंदोलनकारी इतने ज्यादा वो मतलब खतरनाक हो जाते, तो उनको बात माननी पड़ती है, और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है 2008 में बन जाता है, और नेपाल में 2015 में नए संविधान को अपनाया जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी नेपाल के संविधान निर्माण की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका दे रखा है आपके आपके चैप्टर 1 में। अब आगे चलते हैं, हम नेपाल का संविधान तो देख लिया हमने। हमने और चीजें भी डिस्कस करी थी। देखिए संविधान सभा का गठन जो है किस तरह किया गया था, मैंने आपको आपसे जो है डिस्कस किया भी था। आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि संविधान जो है, संविधान सभा वो क्या था। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 1940 में दो पृथक संविधान सभा की मांग की गई थी, एक मुस्लिम लीग द्वारा अलग और भारतीय संविधान अलग, ठीक है। और ऐसे में जो है जो ब्रिटिश सरकार थी वो इसके विरुद्ध थी। लेकिन विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 45 तक, तो उसी के बीच में जो है इसके ऊपर दबाव आया ब्रिटिश सरकार के ऊपर, और वो बात मान लेते हैं। फिर कैबिनेट मिशन योजना एक संस्था एक तरह से, ठीक है, वहां की, और वो जो है इधर आती है, और यहाँ पे जो है संविधान सभा के निर्माण की बात हो जाती है, जिसमें संविधान सभा के जो सदस्य संख्या होंगे वो 389, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 389 होंगे। 292 जो प्रतिनिधि होंगे वो ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर है उसके अधीन 11 जो राज्य है प्रांत है उससे होंगे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के प्रांत से होंगे, 93 भारतीय रियासतों से होंगे। ये सारी चीजें आपको जो है लिख लेनी है और सही से समझ लेना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। अब देखिए ये जो चुना गया 292, ये चुना गया था 10 लाख पर एक लोग के मतलब जनसंख्या के अनुसार। किसी स्टेट में अगर 10 लाख है, या यहाँ पे देख लिया हम, कोई स्टेट है या जगह है जहाँ पे 30 लाख जनसंख्या, तो यहाँ पे 3 लोग चुने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी थी। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना जो है आपकी मैंने बता दी थी। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे क्या होता है। देखिए ये अभी संविधान सभा के सदस्यों के बारे में था कि लोग कैसे आएंगे, कितने लोग होंगे, ये सारी चीजें। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वो है संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। संविधान सभा का जो उद्घाटन होता है वो होता है सोमवार 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो मुस्लिम लीग थी वो आगे चल के जो है हमसे हट गई, अलग हो गई, जिसमें हमारे 389 जो सदस्य संख्या थी वो कम हो गई थी, ठीक है, वो 292 रह गई थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा का जो गठन होता है वो सोमवार को होता है 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू टाइप में आ जाता है पेपर में। और देखिए फिर इसके बाद जो होता है, इसका तो उद्घाटन हो गया, ये आपको दिख रहा होगा संविधान सभा में बैठे हुए लोग। और देखिए मैं सोच रहा था कि आपको इमेजेस से काफी ज्यादा समझाऊं, लेकिन ऐसे इमेज है जो कॉपीराइटेड है, और मैंने कई बार जो है ऐसे कोशिश करी है। देखिए इमेज तो मैं खुद बना नहीं सकता, इसके इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। ऐसी इमेजेस मिलती नहीं है, मिलती भी है तो मुझे इतनी वो नॉलेज नहीं है कि मैं कॉपीराइटेड इमेज कैसे यूज करूं, उसको कैसे बताऊं बंदे को। तो ये सारी चीजों के लिए मैं यूज नहीं कर पाता हूं। बाकी आपको पूरी कोशिश करूंगा ऐसे भी समझाने की। 9 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। फिर राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, उनको 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनको चुना जाता है। और वही संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी जानते होंगे,
उन्हें संविधान का जनक भी एक तरह से कहा जाता है। और संविधान किसने बनाया, तो भीमराव अंबेडकर माना जाता है ऐसा। ठीक है, यही कहा भी जाता है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसीलिए जो है उन्हीं को ये दिया गया है कि संविधान इन्होंने ही बनाया। आगे बात करते हैं, हमने तो डिस्कस कर लिया कि संविधान सभा में ये लोग अध्यक्ष थे, ठीक है, स्थायी थे, अस्थायी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब देखिए यहाँ पे जो है 13 दिसंबर 1946 आता है, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है एक प्रस्ताव लेके आते हैं, उनका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। और इसमें कहते हैं वो कि भारत में जो होगा प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी लोकतंत्र की यहाँ पे रूपरेखा जो है ये प्रस्तुत करते हैं। और जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है वो मान लिया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, अब वो यहाँ पे देते तो इनकी जो उद्देश्य प्रस्ताव था इनको मान लिया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में ये हमारा संविधान जो है यहाँ पे हमारा संविधान बन जाता है, जिसके अंदर जो है आप देखेंगे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी के समय अनुसूचियां जो 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। देखिए हमारे संविधान में आगे चल के बदलाव होते रहेंगे और होते भी आए, ठीक है। इसीलिए कठोर और लचीला दोनों ही कहा जाता है कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए कठोर भी है, साथ ही साथ लचीला भी है, आसान भी है। तो कई सारी चीजें हमारे संविधान में बदलती रहती है। जो पुराने नियम कानून थे, जो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है, हम उसको हटा भी देते हैं, और कुछ नए बनाने हो तो वो हम बनाते भी है। ठीक है, हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद है, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी पहले पार्ट में, उसमें मैंने आपको दिखाया था। उसके अंदर आप देखेंगे तो 22 भाग मिलेगी आपको, 8 अनुसूचियां अब 12 हो गई है, ये आपको मिलेगी, और 395 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। देखिए संविधान यहाँ पे पूरा बन जाता है। अब इसको बनने में जो टाइम लगता है वो लगता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो है टाइम लगता है। आप मान के चलिए पूरा 3 साल लगभग लग जाता है। और इसमें 166 बार बैठकें होती है संविधान सभा में, ठीक है, तब जाके हमारा संविधान बनता है। और देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो बनता है, उसको जो हम 26 जनवरी 1950 को लागू कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा संविधान की स्टोरी थी, किस तरह हमारा संविधान बनता है। बहुत लोगों के अगर हम 1895 से लेकर चले तो वहां से अभी तक लेकर ये आ गया आपका 1950, यहाँ तक हमारा जाके संविधान जो है लागू हो पाता है पूरी तरीके से। तो ये हमारे संविधान की कहानी रही है, और इसके अंदर हमने बहुत सारे चीजें देखी जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी भूमिका निभाई थी, चाहे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये संविधान सभा का गठन है, कुछ इमेजेस आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ले रखी है एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि संविधान सभा कुछ कहने का मतलब क्या होता है। कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे लोग बैठे होंगे और यहाँ पे सब अपनी अपनी बातें रखते होंगे, वहां डिस्कस करते होंगे ये सारी चीजें। अब ये हमने समझ लिया हमारा संविधान किस तरह बना है, ठीक है। आप समझते हैं, देखिए भारतीय संविधान जो बना है, अब देखिए इतने 3 साल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो लगे हमारे संविधान को बनने में। टाइम कितना लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और वह 18 दिन लगे, ठीक है, यहाँ पे महीने मान लेना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना जो टाइम था, देखिए कोई भी संविधान बन रहा है बहुत जल्दी बनाया नहीं जा सकता। और संविधान में आप देखेंगे 395 अनुच्छेद है, यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि हम संविधान को अच्छा बनाए, तो हम दूसरे के संविधान से अच्छी अच्छी जो चीजें है वो ले ले, ठीक है, जो हमें लगे कि हमारे लिए बहुत अच्छा है वो चीजें ले ले हम। तो स्रोत जो है, क्या स्रोत है भारतीय संविधान के, हमने काफी ज्यादा देशों से जो है उनके संविधान से कुछ कुछ चीजें अपने संविधान में ली है। वो क्या क्या स्रोत है, ब्रिटिश के संविधान को देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें ली है इसमें, ठीक है। सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव में जीत का फैसला होता है, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो ये वाली चीजें हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ये हमने लिया है, कानून के शासन का विचार लिया है, विधायिका में अध्यक्ष का क्या पद है और कानून कैसे बनेगा, वो जो विधि है उसको हमने लिया है ब्रिटिश के संविधान से। आगे और भी देश है जिसमें अमेरिका का संविधान भी शामिल है,
इनसे भी हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। जैसे आपके जो भी मौलिक अधिकार है, वो सारी चीजें हमने अमेरिका के संविधान से लिए। संविधान की प्रस्तावना ली है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका को हमने स्वतंत्र रखा है, जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है टोटल, और कभी-कभी सिर्फ 1-2 नंबर में आपसे किसी एक के बारे में पूछ सकता है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है, आपने देखा होगा, या अभी आगे आने वाले चैप्टर में आप जानेंगे क्या होता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ठीक है। अ, अब बात करते हैं फ्रांस का संविधान। इनसे भी हमने लिया है। इनसे लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा का संविधान हो गया, इससे हमने लिया है सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और छोटी-छोटी शक्तियों का सिद्धांत भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें जो हमने काफी जो है दूसरे देशों से लिया है अपने संविधान में, जो हमें अच्छे लिए लगे हमने ले लिए वो। इसलिए भारत के संविधान को क्या उधार का थैला कहा जाता है, यानी दूसरों के संविधान से लिया गया उधार का थैला कहा जाता है। और संविधान को दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छित भी कहा जाता है, जिसमें काफी देशों से जो लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। यानी देखिए, जैसे ये पेड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कहा गया पुष्प गुच्छित है। यहाँ पे हमने काफी ज्यादा देशों से जो है लिया है। मैं बहुत खराब डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इससे मैंने कहने का मतलब ये है कि हमने जो है काफ़ी देशों से जो है दूसरे-दूसरे चीज़ें, जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें लगी, हमने ले लिया है वो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था पूरा चैप्टर 1 नंबर 1। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लग रही होगी छूट गया है, लेकिन इसके ही अंदर आपका सब कुछ आ जाता है। चाहे आप देखेंगे संविधान कैसे बना, संविधान को बनाने में लोगों की क्या भूमिकाएँ थी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। जो आपके लिए पेपर में आने वाली चीजें थी, बहुत ईजी तरीके से हम मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाऊं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।